बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नीला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज का जो मंजरनामा है उसमें यह है कि आज के दिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी परतें खुल रही हैं और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का अहाता किया जा रहा है, और ये देखने में आएगा कि कल के दिन से उसके अंदर क्या तेज़ी आएगी या उसके अंदर एक तातुल देखने में आएगा या वो गर्दो गुबार की तरह मुकम्मल मामला बैठ जाएगा। क्योंकि अगर सियासी एतबार से देखा जाए तो आसिफ अली जरदारी साहब का ये मानना है, वो कहते हैं कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही और हम हुकूमत गिराने वाले भी हैं और हुकूमत बनाने वाले भी हैं। ये आसिफ अली जरदारी साहब का कहना है। क्या जरदारी साहब किसी नए इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या जरदारी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अपना इत्तेहाद तोड़ने वाले हैं? क्या जरदारी साहब बैकडोर डिप्लोमेसी के ऊपर यकीन रख रहे हैं और रवाबित के आगे बढ़ा रहे हैं? क्या जरदारी साहब अगर यही तरीका अपनाएंगे तो सदर की नशिस्त के ऊपर बराजमान रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे? इसके ऊपर बात होगी। और दूसरी बात यह है कि अबूरी जमानत के हवाले से जो 9 मई के मुकदमात हैं उसमें खान साहब की जो अबूरी जमानत थी उसमें एटीसी ने यह फैसला जारी किया है जो 4 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल है। उस फैसले के अंदर यह कहा गया कि 7 मई को जमान पाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप के 15 अफराद मौजूद होते हैं और वहां पर वो बैठकर इस बात का इहाता करते हैं। ये कौन बता रहा है? 2 सरकारी गवाहों के बयानात की रोशनी के अंदर ये पूरी रिपोर्ट थी और उसी की बुनियाद के ऊपर फैसला है, जिसमें यह कहा जाता है कि 9 मई को उनकी गिरफ्तारी का खदशा है और उनकी गिरफ्तारी की सूरत में यास्मीन राशिद की क़यादत में लोग बाहर निकलेंगे और वो मुल्की जो तनसीबात हैं, फौजी तनसीबात हैं, उनके ऊपर हमला आवर होंगे और हुकूमत को प्रेशराइज किया जाएगा। और ये तमाम रवाबित जो हैं ये ऐसे डिवाइसेस से किए जाएंगे जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं और उससे ये किए गए और ये उनसे बरामद होना अभी बाकी है। तो इस ग्राउंड के ऊपर वो शख्स कि जिसने मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश की उसको जमानत नहीं दी जा सकती। अब क्या इस फैसले को ट्रायल की बुनियाद के ऊपर देखा जाए या अबूरी जमानत की बुनियाद के ऊपर देखा जाए, ये देखना है। और कल मखसूस नशिस्तों के हवाले से ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि 3 रुकनी बेंच जो है वो सुबह 9 बजे जो है वो उसका फैसला सुना देगा कि वो नशिस्तें किसके हक में जाती हैं। इसी बीच प्रोग्राम के हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान आबिद ज़ुबैरी साहब ने। आबिद ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आबिद ज़ुबैरी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, सिर्फ राय जाननी है राना साहब की। राना साहब, आज का जो अबूरी जमानत का फैसला है, सियासी असरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुझे नहीं पता कि ये फ़ैसला लिखने वाले ने ख़ुद फ़ैसला लिखा या कैसे फ़ैसला लिखाया गया और ये कहा गया कि ज़मान पार्क में एक मीटिंग हुई। अच्छा, उस बंदे को बंदा इतना ही सिर्फ पूछ लेता ना, गिरफ़्तारी से 2 दिन पहले, गिरफ्तारी से 2 दिन पहले, गिरफ्तारी से 1 दिन पहले, गिरफ्तारी से 10 दिन पहले, और ज़मान पार्क में तो किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। नहीं तो आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, तो फिर वो मीटिंग किसकी हो गई? यार ये मुझे नहीं समझ आई थी। अल्लाह की कसम मैं हैरान हूँ उस फैसला लिखने वाले पे, फैसला देने वाले। मान ले चले जी मीटिंग हो गई। वैसे मैं, चूँकि मैं इसलिए बड़ा आईनी शाहद हूँ, मैं रिपोर्टिंग करता हूँ। और उसके बाद मुझे एक बात बता दें ज़रा यासर साहब, हजूर किबला, वो जो 2 सरकारी गवाह थे उन्होंने अपनी आला क़यादत को बताया, अहम अफसरान को बताया कि जनाब ये होना हो सकता है, और वाकई कप्तान पकड़ा गया। तो उस वक्त वो पुलिस जो लिबर्टी से लेकर आगे तक किसी जगह खड़ी होनी थी वो कहाँ थी? अगर ये जुर्म कर रहे हैं तो फिर जुर्म और कौन कौन कर रहा है? ये सारा कुछ होना चाहिए। मैं, चूँकि मैं खुद कहता हूँ कि 9 मई का जो मुजरम है उससे इबरतनाक सज़ा दो, जो मुजरम है उसे इबरतनाक सज़ा दो, लेकिन डिसीजन कर लें कि वो मुजरम है कौन। बस मैं, चूँकि अब हमारे साथ इस वक्त आबिद ज़ुबैरी साहब है, वो इस पर रोशनी ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं तो वो हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ कि कुदरतन उन दिनों में आपको पता है कि जो मिलने जाता था वो पकड़ा जाता था, बाइट से खैमे उठा दिए गए थे, याद है आपको? जी जी। और सारा कुछ हो गया था। तो मुझे समझ नहीं आती कि हो क्या रहा था। मुझे इतना पता है कि उनकी गिरफ्तारी से 4 दिन पहले एक वकला की मीटिंग हुई थी, बस सिर्फ एक वकला की मीटिंग हुई थी। ज़ुबैरी साहब, सर अगर देखें कानूनी एतबार से राय दरकार है कि अमूमी तौर के ऊपर
ज़मानतों के जो फैसले होते हैं क्या वो इतने सफ़ात पर मुश्तमिल होते हैं, उसमें इतनी तफसील बताई जाती है, या फिर ये बताया जाता है कि इस ग्राउंड के ऊपर ये ज़मानत दी जा सकती है या इसे रद्द किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये अबूरी ज़मानत थी, ये प्री अरेस्ट बेल थी। इसके पैरामीटर्स अलग होते हैं और अरेस्ट के बाद बेल के पैरामीटर्स अलग होते हैं। इसमें जो एक्यूज़्ड होता है उसको दिखाना होता है कि जो प्रोसिक्यूशन उसके ख़िलाफ़ की जा रही है वो मेलाफाइड है और वो उसको फंसाने के लिए की जा रही है। ये उस पर इतना सा बर्डन होता है, उसको ये दिखाना होता है एक्यूज़्ड को कोर्ट के सामने। अच्छा, यहाँ उन्होंने बुरी जमानत दी, उन्होंने अब ज़रूर कहा होगा कि ये मेरे ख़िलाफ़ सारे ये मनूवर्ड केसेस हैं, पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन है, मुझ पे 200 केसेस बना दिए गए और 9 मई के मामले में मुझे भी कर दिया। लेकिन जो हैरान कुन बात है, जो अभी राना साहब ने भी फरमाया कि ये जो सारे ये मीटिंग होती है और उसमें उनको कहा जाता है कि मुझे ख़दशा है कि मैं गिरफ़्तार हो जाऊँगी तो मैडम यास्मीन राशिद की सरबराही में आपको करना है और इंस्टॉलेशंस पे हमला करना है। अच्छा, ये बात किस तरह से रिकॉर्ड की गई या किस तरह से ये आई? क्या ये 2 सरकारी लोग वहाँ मौजूद थे? किस तरह से ये रिकॉर्ड की गई? क्या उनके पास एविडेंस है? और वो भी सरकारी 2 लोग हैं, उन्होंने आके ये बात कही, तो इसकी क्या वैलिडिटी है? उसकी बेसिस पे उन्होंने पूरा कह दिया कि जो शख्स हमले में मुलव्वस है या हमले में मुलव्वस हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई, उनके ये हमले उन्होंने करवाए, उन्होंने ये सब चीज़ें की, टेररिज्म के उन पे चार्ज है, तो हैंस उनकी ये प्री अरेस्ट बेल खारिज की जाती है। मैं तो हैरान हूँ जो ये फैसला आज किया है, ये कौन से जुडिशल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ये फैसला करना चाहिए था? उनको तो ये कहना चाहिए था कि ये जी इन्होंने अपनी मेलाफाइड नहीं दिखा सके, ये कोई नहीं दिखा सके कि ये मनूवर करके उनको फंसाने की कोशिश की, इसलिए हम ये रिकॉल करते हैं इंटरिम बेल। लेकिन यहाँ तो उन्होंने पूरा एक तरह से फैसला कर दिया और कह दिया कि जी इसलिए वो इंटाइटल्ड नहीं है बेल के, क्योंकि वो इसमें मुलव्वस किया और 2 सरकारी लोगों ने कर दिया। क्या उनकी अभी एविडेंस आई है? 161 का बयान हुआ होगा, क्या उनको जो उनके अभी जिरा होनी बाकी है वो आके दिखाएंगे किस तरह से उन्होंने ये बात सुनी, किस तरह से सुनी, रिकॉर्ड की, क्या किया अब, और कोई कौन सी शहादतें उनको अभी लेके आनी है? ट्रायल अभी हुआ नहीं है और 9 मई के वाक़यात में आप देख रहे हैं ज़्यादातर लोगों को पोस्ट अरेस्ट बेल्स भी मिल रही हैं अब कोर्ट से, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन अभी तक साबित ही नहीं कर सकी है उनके ख़िलाफ़ केस, और उनको बेल इस तरह से उनको मिल रही है। तो यहाँ तो देखिए, मैं तो समझता हूँ इसका एक बैकग्राउंड है राना साहब, यासिर साहब। मैं समझता हूँ कि इद्दत केस का फैसला एक हुक्म हुआ, पूरी कोशिश की गई। अभी आपने देखा उनके शौहर ने एक्स शौहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे टीवी चैनल्स पे दिखाई गई, और जो उन्होंने बातें की, अल्लाह शर्म आती है आदमी हाथ कान को लगाए कि जो उन्होंने बातें की उसमें बैठ के वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद फैसला, शायद देखिए फैसला है, अभी आया नहीं है इद्दत केस का फैसला, लेकिन वो समझ रहे शायद ये अपील अलाउ हो जाए, क्योंकि बिल्कुल मैं तो समझता हूँ केस कोई है ही नहीं, और इस तरह से एक जाली केस 6 साल के बाद बनाया गया। उसमें उनकी रिहाई होती तो उनकी किसी में गिरफ्तारी नहीं थी। तो अब नेचुरली इनके प्री अरेस्ट बेल उनकी रिजेक्ट हुई है और वो अब उनको पुलिस उनकी गिरफ्तारी दिखा दी कि अगर उनकी वो इद्दत केस ख़त्म भी हो जाता है तो वो इमरान खान साहब गिरफ्तार रहेंगे, वो अंदर रहेंगे। तो मैं तो समझता हूँ इस बैकग्राउंड में सडनली ये प्री अरेस्ट बेल रिकॉल की गई है उनकी। आवाज़ भाई साहब, चूँकि हम इस सिलसिले में ज़्यादा बहस नहीं कर रहे कि मैंने तो बड़ा सिंपल सा कहा है कि अगर रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब बाइट से खैमे उठा दिए गए थे, सारा कुछ उठा दिया गया था, तो वहाँ पे जो भी जाता था वो गिरफ़्तार हो जाता। सियासी क़यादत तो वैसे ही नहीं जा सकती थी जो हालात थे। चलें इस तरह आगे बढ़े। कल एक फ़ैसला आ रहा है जिसका इंतज़ार पूरी कौम को है। 2 दिन इस पर मशावरत हुई है। अब जी कानूनी तौर पर 13 रुकनी बेंच ने यह केस सुना और 3 रुकनी बेंच क्या ये फ़ैसला सुनाएगा तो ठीक है। एक तो को लोग जानना चाहते हैं, और दूसरा आपकी इस सारी हेयरिंग आपने सुनी है, देखी है, इस पे आपका तजिया क्या है? देखिए, मैं तो शुरू से राना साहब या साहब मैं ये कह रहा हूँ कि ये केस जो था इसमें 2-3 इश्यूज़ थे। वो ये इशू थे कि कोर्ट अगर इस नतीजे पे पहुँचती है
कि जो इलेक्शन कमीशन का 2 फरवरी का शायद फैसला था कि कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले के बाद जहाँ उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया था, उसके बाद उनको सबको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, उसकी क्या लीगल हैसियत है? अगर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि जी वो गलत फैसला था, तो नेचुरली उसके ऊपर जितनी सुपर स्ट्रक्चर और जो ऑर्डर उसके बाद पास हुए वो सब इलीगल हो जाएंगे, मतलब वो उनका गए। तो हैंस और ये इन लोगों ने अपनी जो जितने लोगों ने इलेक्शन लड़ा, दो उनसे उनका बैट का सिंबल उनसे ले लिया गया था अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो लेकिन उन्होंने आज़ाद हैसियत में नहीं लड़ा। जब वो आज़ाद हैसियत में नहीं लड़े और बल्ले के निशान लेने से उनकी हैसियत एज पीटीआई के कैंडिडेट की ख़त्म नहीं हुई, तो ये सीटें पीटीआई को मिलनी चाहिए। उन्होंने अपनी लिस्टें भी जमा कराई हुई थी और ये सारी, जबकि 51 में कोई इस तरह का नहीं है, इलेक्शन एक्ट में कहते हैं कि लिस्टें पहले जमा करानी चाहिए। ये तो एक पॉइंट है। फिर दूसरा जी, अगर ये नहीं और उनको इंडिपेंडेंट ट्रेड करे तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में वो शामिल हो गए, तो उसके सामने वो बाप वाला केस भी मौजूद है कि उनको कोई सीट नहीं जीती, फिर भी उनको रिजर्व सीट्स मिली और इलेक्शन कमीशन नहीं दी और फिर उन्होंने इनको नहीं दी, तो ये होगा, फिर उनको मिलनी चाहिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, उसमें चली जाए और उनकी। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका मैं समझता हूँ फैसला होना चाहिए कि अगर फ़र्ज़ करें इनको नहीं मिलनी है सीटें, तो क्या किसी जमात में जिसमें ये लोग शामिल नहीं हुए, और आर्टिकल 51 में क्लियर लिखा हुआ है कि जो जमात, ये जो रिज़र्व सीट्स हैं ख़वातीन की अक़लियतों की, वो उतने उसके हकदार होंगी तो मुतनासिब नुमाइंदगी में जितनी उन्होंने सीटें हासिल की जिसमें इंडिपेंडेंट शामिल हो गए, आज़ाद लोग शामिल हो गए, उससे ज़्यादा तो उनको मिल ही नहीं सकती। तो जो सीटें उनको नहीं मिली, ये कहाँ लिखा हुआ है आइन में कि जी आप उनमें तकसीम करेंगे? क्योंकि आप देखिए वो कहते हैं जी, एक इशू उठता था कि जी ये फिर वो पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं हो। किसने कहा नहीं? देखिए इमरान खान साहब पार्लियामेंट से चले गए, एक आपने देखा किस तरह से एक ऑपोजिशन लीडर इलेक्ट हो गए, पूरी पार्लियामेंट चलती रही, उन लोगों को आने नहीं दिया गया, ना बाई इलेक्शंस कराए गए, लेकिन आपकी पार्लियामेंट चलती रही और कानून साजी इतनी ज़बरदस्त हुई, इतनी दो बगैर कोरम के कानून साजी होती रही इस मुल्क में, हमने वो भी देखा सारा। और आप देख रहे हैं किस तरह से कानून बने उस ज़माने में। तो ये देखिए, ये तो मजाक अब होके रह गया है। तो अब ये सारा इशूज़ है। अब देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्यों ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस केस का फैसला ये आता है कि ये सीटें इन लोगों को मिलनी चाहिए, बाकी उनमें तकसीम होनी चाहिए बाकी जमातों में, तो उनको 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। और वो फिर एक उन्होंने इंदिया भी दिया है, लॉ मिनिस्टर साहब ने भी आके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जी हमने एक जुडिशल पैकेज तैयार किया हुआ है जिसमें हम जजों को इधर से उधर भी ट्रांसफ़र करेंगे, उम्र भी बढ़ा देंगे, इस तरह उन्होंने इंदिया दिए में और बात भी की हुई है। तो ये जो होगा, जो पावर ऑफ अमेंडमेंट मिल जाएगी जो पिछली दफ़ा उनके पास नहीं थी सर, वो ये बड़ा ख़तरा है इस केस में। तो इस केस का बड़ा दारोमदार है जहाँ हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं कि अगर ये केस अगर इस तरह से जाता है कि सीटें उनको मिलती हैं। ज़ुबैरी साहब, इस केस के ऊपर तो मज़ीद बात करूंगा, लेकिन अभी ये जो मैं अबूरी ज़मानतों वाले केस की बात कर रहा था, तो आप समझते हैं कि ये जो फैसला आया है ये ट्रायल के ऊपर भी असरअंदाज हो सकता है? क्योंकि ये ट्रायल का ही फैसला बादी नजर में दिखाई देता है। अगर इन्हीं जज किया इनकी बिल्कुल जी, देखिए नेचुरली जो ट्रायल होता है वो तो ट्रायल पे तो सारी शहादतें आएंगी, ये जिरा होगी, उसके बाद होता है। लेकिन अगर इन्हीं जज साहब के पास चलना है और उन्होंने 2 सरकारी लोगों के बयान पे अगर ये एविडेंस है उनके पास, सिर्फ ये स्टेटमेंट है कि जी उन्होंने वो मीटिंग हुई जो राना साहब कहते हैं हो ही नहीं सकती थी, कि वहाँ तो परिंदा भी पर मारता था तो उसको पकड़ा जाता था, तो अगर ये हुई नहीं मीटिंग और 2 लोग सरकारी लोगों के आगे आपने उनके बेसिस पे इतना लंबा ऑर्डर कर दिया कि ये आदमी जिम्मेदार है, इमरान खान जिम्मेदार है हमला, इंस्टॉलेशन पे हमला करने, इसलिए उनकी बेल रिजेक्ट है। अगर इन्हीं के सामने चलना पड़ रहा है जो इस प्री अरेस्ट बेल, जो इसके बिल्कुल स्टैंडर्ड ही दूसरा होता है, अगर वो इस पर खारिज कर रहे हैं तो फिर तो मैं समझता हूं कि मुश्किल हो जाएगा केस। ये तो आने वाले दिनों में जी आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क के अंदर हमने देखा है कि हाई चेकिंग के केस भी जो है वो सज़ा के बाद ख़त्म हो जाते हैं और बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो सब होता कुछ है होता आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती हैं। कल के फैसले पे बड़ा डिपेंड कर रहा है पाकिस्तान की सियासत को। मैंने इस तरह कहा कि आपने अपना एक आइन कानूनी मशवरा भी दिया। मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिपेंड कर रहा है सर। हाँ बिल्कुल। मैं सॉरी राना साहब, मैं तो उससे आगे जाऊंगा, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ सियासत नहीं सर। हाँ, अब तो पूरी कौम की नज़रें भी इसी पे लगी हुई है ना। और आप समझते हैं कि अगर कोई ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा फैसला आता है जिससे कौम मायूस होती है, वुकरा मायूस होते हैं और उस आइन से या कानून से हट के खुदा न खास्ता, हमें यकीन है कि अदलिया ऐसा नहीं करेगी, लेकिन अगर कोई आता है तो फिर आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आगे? मैं तो बहुत तारीख मुस्तकबिल देख रहा हूँ, क्योंकि हमारी यहाँ हुकूमत भी एक
विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट एक गलत हुकूमत बनी हुई है, उसका कोई हक नहीं है। फॉर्म 47 की हुकूमत है, उनका जो लोग असेंबली में बैठे हैं, जो जीतने वाले हैं फॉर्म 45 वाले, वो बाहर बैठे हुए, फॉर्म 47 वाले अंदर बैठे हुए। तो क्या मुस्तकबिल होगा इस कौम का कि जी जो लोग जो आई लीगल तरीके से वो बिठाए गए हैं असेंबलियों में, वो किस तरह से फिर इस मुल्क के मुस्तकबिल का करेंगे। और जिस तरह से अब जूतों में दाल बट रही है, वो आप खुद भी देख रहे हैं कि अभी कल सदर साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि जी इन लोगों से हुकूमत नहीं चल रही है। ज़ुबैरी साहब, ये जो ट्रिब्यूनल है इस्लामाबाद का, तो उस पर आमिर फ़ारूक साहब ने ये कहा है कि इब्तदाई जो मामलात हैं उसके ऊपर इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, अगले ट्रायल को आगे ना बढ़ाएं। तो इसका केस के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जी देखिए, मुझे सही से पूरा मालूम नहीं है इसके बारे में, लेकिन इब्तदाई हो सकता है कोई प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस उन्होंने लिए में होंगे। उन्होंने बाकायदा ट्रायल आगे बढ़ाने से रोका है और उन्होंने ये कहा है कि इब्तदाई मालूमात के मुताल्लिक कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। इब्तदाई मालूम ये हो सकता है उन्होंने कोई लीगल ऑब्जेक्शंस लिए हुए होंगे कि ये पटिशंस टाइम बार्ड हैं या लॉ के मीट नहीं करती। हो सकता है कि उनका ये बात हो कि पहले उस पर अपना फैसला कीजिए कि क्या ये पटिशंस मेंटेनेबल है, नहीं। हो सकता है इस तरह की कोई बात हो जिस पे उन्होंने कहा है कि आप फैसला कीजिए, फिर ट्रायल की तरफ आइए। जी ज़ुबैर साहब, एक अचानक से तारक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो एक पटिशन आ गई जनाब जुडिशल इंक्वायरी फ्लाइंग, इनकी पहले इंक्वायरी की जाए कि एप्लीकेशन एक वकील साहब की तरफ से आ गई, और लगता है एक ही वकील साहब हैं जो मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ वो हर केस में दे रहे होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं वकील साहब। तो क्या पाकिस्तान के अंदर 50,000 से भी ज़ायद वकला हैं, बाकी कोई सीनियर जो है वो ये नहीं कर रहा, और एक दिन पहले वकला बरादरी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो फिर क्या हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है सब कुछ? देखिए, इसका बैकग्राउंड तो मैं तो समझता हूँ वो 6 जजों का ख़त है जो उन्होंने लिखा, जिस पे कार्रवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और अभी वो पार्ट हर्ड है और वो चल रहा है मामला, क्योंकि एक जज हमारी बीमार हो गई थी, इस वजह से वो केस नहीं लगा, शायद अब लग जाए। तो उसके अंदर जब तक उसका बैकग्राउंड है कि यहाँ ये जंग जो है अदलिया की आज़ादी की जंग है सर। इसमें अदलिया को आज़ाद होना, और ये हरबे हमेशा इस्तेमाल हुए हैं जजों के बारे में जो इंडिपेंडेंट जजेस होते हैं। आपको याद होगा जो इसमें सीनियर लोग हैं कि जब शहीद भुट्टो का केस चल रहा था, उसके एक एक्विटिंग जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस सफदर शाह। वो बैरिस्टर थे सर, इंग्लैंड से, और वो उस ज़माने के बैरिस्टर थे जब बहुत सख्त होता था, इतने लोग नहीं जाया करते थे। उन पे भी इल्ज़ाम लगा था उस ज़माने में कि उनकी मैट्रिक की डिग्री जाली है, और फिर वो यहाँ से अपनी जान बचा के अफ़गानिस्तान के ज़रिए निकले थे वो उन्होंने भुट्टो साहब को, शहीद भुट्टो साहब को एक्विट किया था उन्होंने। तो ये केस ये हमेशा होता रहा है, जो जज इंडिपेंडेंट होता है कोई ना कोई उसके ख़िलाफ़ इस तरह की लोग होते हैं, मौजूद सिस्टम में मौजूद होते हैं जो आके एप्लीकेशन दे देते हैं उनके। अब जो कराची यूनिवर्सिटी की बात है वो अजीब सी बात की गई है कि डिग्री इनवैलिड है। अब बताइए कि इसका क्या मतलब है कि वो आदमी, वो शख्स, वो जज बन गया, तो क्या ये स्क्रूटनी तो सारी होती भी आती है, और फिर ये जज बन के बने, फिर उससे पहले वकील बने, हर चीज़ उनकी डिग्रीज़ मौजूद हैं। जो कह रहे हैं जी यूनिवर्सिटी से जो डिग्री मिली वो नहीं, और वो भी वहाँ भी लोग मौजूद हैं, तो वहाँ कुछ भी रिकॉर्ड के साथ टेम्परिंग करना चाहे कोई भी कर सकता है। इस वक्त सवाल तो ये भी बनता है कि वो एक आज़ाद जज को टारगेट किया जा रहा है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में 6-7 साल लॉ पढ़ाते भी रहे हैं, तो वहाँ पर भी वो डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं HEC के रिकमेंडेशन के ऊपर, जो आपकी डिग्री के ऊपर अटेस्टेशन होती है, उसी की बुनियाद के ऊपर तो रिक्रूटमेंट होती है। तो वो भी फिर सवाल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट के ऊपर भी पूरा उठ जाता है। सर, हमारे बुकला के अंदर भी ऐसे केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट पे कि बड़ी बड़ी पोजीशनों पे लोग बैठे हुए हैं हमारी बुकला ऑर्गेनाइजेशंस में, उन पे भी इल्ज़ाम है कि उनकी डिग्रियां जाली हैं सर, केसेस पेंडिंग है सर। ज़ुबैरी साहब, एक सवाल आपकी बरादरी के हवाले से है सर। आप ये देखें ना कि यहाँ पे कुछ जमातें जो हैं वो ये समझती हैं कि कुछ जजेस उनकी फेवर में हैं, कुछ जमातें समझती हैं उनकी फेवर में हैं, जो इनके मुखालिफ हैं वो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कंपेन चला रहे हैं, और जो उनके मुखालिफ हैं वो ये कंपेन चला रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इस पे वकला बरादरी वो भी बटी हुई दिखाई देती है। आप इस पे अपने शोबे से मुतल्लिक मुत्तफिक होके या मुत्तहिद होके क्यों नहीं निकलते? देखिए, बड़ा अफसोस की बात है, आपने बड़ी सही बात कही कि हम भी बुकला भी इस माशरे का एक हिस्सा है।
जिस तरह से हमारा माशरा बटा हुआ है, बड़े अफसोस के साथ कि वकला भी बढ़ गए हैं। अब रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। असल में जो हमारी जो बड़ी दो ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक में मैं हिस्सा हूँ, एक का मैं साबिक सदर भी रहा हूँ, उसमें देखिए एक ग्रुपिंग है। उसमें एक जो ग्रुप इस वक्त कंट्रोल करता है हमारी दोनों सुप्रीम कोर्ट बार को, पाकिस्तान बार को, उसके जो हेड हैं, वन ऑफ द हेड, वो एक इस वक्त सिटिंग लॉ मिनिस्टर हैं। नेचुरली गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है, उसके हिसाब से तो वो उस तरफ से चल रहे हैं। जो दूसरे लोग हैं, वो जो हम कहते रहते हैं रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो हम बात करते हैं, तो वो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। लेकिन आपको फैसला करना है, आपको जो आप लोग भी जर्नलिस्ट भी में भी इस तरह का चीज़ है कि आप देखें कौन से लोग वकला जो हैं वो आइन और कानून के साथ खड़े हुए और रूल ऑफ लॉ के साथ। आपको फैसला करना है सर। आप हमें बताइए कि जो मैं तो समझता हूं कि आप ये अवाम या आप लोग फैसला करें कि बेशक हमारी यहाँ तफरीक है, बटे हुए हैं हम लोग, लेकिन कौन सा ग्रुप जो है वो आइन और कानून के बालादस्ती के लिए खड़ा हुआ है। ये हर फर्द वाहिद का काम है कि वो एवेल्युएशन करे कि कौन हक पे है और कौन मुखालिफ समत में। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सियासी मंजरनामा जिसमें कल फैसला होगा कि कौन सा धड़ा मजबूत है, आईनी और कानूनी तौर पे किसका साथ दिया जा रहा है और वो अपनी मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली को किस तरीके से तरतीब देता है। कल अगर ये नशिस्तें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तफवीज़ करती जाती हैं तो उनके लिए ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और यहाँ से तहरीक किस हद तक मजबूत होगी और पार्लियामेंट के अंदर किस हद तक रिटेलिएशन की पॉलिसी या मुफाहमत की पॉलिसी पे जाया जाएगा। और अगर ये नहीं मिलती तो ज़हनी एतबार से किस हद तक तैयारी कर रखी है, क्योंकि गुज़श्ता हमने बहुत से मामलात पे ये देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान से रिलेटेड केसेस थे उनमें टॉप टियर लीडरशिप की बहुत बड़ी तादाद मौजूद नहीं थी और कारकुनान को इस बात का भी गुस्सा था कि ये अपने मामलात को सिर्फ देख रहे हैं, ये खान के बारे में जंग नहीं लड़ रहे। फिर बहुत सारे लोग इस बात को बाकायदा तौर पे इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं कि अभी तक हमारे मुत्तहिद होने की वजह या हमारे डरने की वजह वो बुनियादी तौर पे ये कारकुनान और पीटीआई के वर्कर्स हैं जो हम पे ये दबाव डालते हैं कि सियासी एतबार से हमें अपनी जिद्दोजहद को मजबूत करना चाहिए। अब कल जो है पहले इब्तदाई तौर पे ये बताया गया कि 9 बजे जो है वो फैसला सुनाया जाएगा और 3 रुकनी बेंच सुनाएगा, लेकिन अब कॉज लिस्ट जो है वो तब्दील कर दी गई। इतलात ये हैं कि फुल कोर्ट जो है वो बैठ के ये 12 बजे फैसला सुनाएगा जिसमें तमाम जजेस मौजूद होंगे जिन्होंने इस केस की समाअत की है। तो कल के दिन ये पीटीआई के लिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कौमी असम्बली में रुकन है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा मियां अली सरफराज साहब। बहुत शुक्रिया अली सरफराज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। अली सरफराज साहब, कल फैसला होता है और उस फैसले में अब देखा जाएगा कि ये किसके हिस्से में चीज़ें आती हैं, ये किसके हिस्से में नशस्तें आती हैं। दिमागी तौर पे तैयारी क्या है? क्या रहनुमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या किसी जगह पे इकट्ठे होने का प्लान है या कल कोई मीटिंग कोई बड़ी रखी हुई है कि जिसके बाद आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी? जी बिल्कुल जाएंगे कल सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह और इट्स गोइंग टू बी अ बेंचमार्क डिसीजन। यासिर साहब, बात यह है कि अब ये फैसला कि पूरी कौम को पता है कि इसका फैसला केस का क्या बनना चाहिए, इतना बड़ा कोई लंबा चौड़ा लीगल पॉइंट इसमें है नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कभी भी किसी जमात को उसकी इलेक्टेड सीटों की प्रोपोर्शनेट जो उसकी रिप्रेजेंटेशन बनती है उससे ज़्यादा उसको सीटें दी जा नहीं सकती। आइदर वे अगर पीटीआई को अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर इसको पार्लियामेंट्री पार्टी तस्लीम कर लिया जाए और अगर उसको जमात का तशख़्ख़ुस को अगर मिस इंटरप्रटेशन हुई थी बाय द इलेक्शन कमीशन और पीटीआई का तशख़्ख़ुस बरकरार था तो ये सीटें अगर पीटीआई के केस में ये पीटीआई को जाती हैं, फिर हम सारे पीटीआई के मेंबर हैं क्योंकि हमारे नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर जमाती वाबस्तगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है। उसके बाद हमने जब हम लोग यहाँ पे असेंबली में आए तो वहाँ पे आने के बाद पार्लियामेंट्री पार्टी हमें बताया गया कि पीटीआई इज़ नॉट अ पार्लियामेंट्री पार्टी और आपको 72 घंटे के अंदर अंदर कोई ना कोई जमात ज्वाइन करनी है। तो हम सब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की उस वक्त ज्वाइनिंग की, लेकिन अगर हमें इस तरह दीवार से ना लगाया जाता तो शायद अभी इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़ती। अच्छा, अगर हमें आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर समझते हैं
उस सूरत में ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए, क्योंकि बाप पार्टी वाला प्रेसिडेंट आपके सामने है, उनका भी रिज़र्व सीटों के लिए लिस्ट इलेक्शन से पहले जमा नहीं कराई गई थी और उनको सीटें वो मिली हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो या तो प्रेसिडेंट्स पे चलती है या जो लिखे हुए कवानीन होते हैं उन पे चलती है। सो आइदर वे सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI के अलावा कहीं नहीं जा सकती, और इस पे सारे पाकिस्तान की वकला बरादरी, आपकी बार्स और इवन द जनरल पब्लिक हैज़ स्टडीड सो मच ऑलरेडी, सब इस बात पे कन्विंस्ड हैं। अब कल अगर इस किस्म का कोई जुल्म होता है और पाकिस्तान की आने वाली तारीख में एक नया बाब रकम होता है तो इट विल बी वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और हम लोग बिल्कुल इस्लामाबाद में हैं, हम कल सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और जाके फैसला खुद अपने सुनेंगे भी, मीटिंग्स भी होंगी। अगला लाया अमल देखें, जब इस तरह हमारी अब एक ही उम्मीद रह गई है कि हमें अदालतों से रिलीफ मिलेगा, अगर हमें वो नहीं मिलता, अदालतों से भी नहीं मिलता, आपको पता है बजट के अंदर जितनी महंगाई और जो जुल्म इस बजट में जिस तरीके से ढाए गए हैं, उसके बाद इससे पहले जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था, जिस तरह फॉर्म 47 के ऊपर लाके MNAs को MPs को असेंबलियों में बिठाया गया, उसके ऊपर अवाम के अंदर इतनी बेचारगी है, इतना अफसोस है हर बंदे को कि अब आखिरी एक उम्मीद रह गई है कि हमें अदालतों से रिलीफ मिलेगा और ये बहुत बड़ा फैसला है, दिस इज़ गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। अगर हमें वो कल नहीं मिलता तो उसके बाद फिर ठीक है, सड़कों के ऊपर मेरा ख्याल है पब्लिक आएगी, हम भी आएंगे। और ये जो आपने बात की कि जी हम खान साहब के लिए कुछ नहीं कर रहे और लोगों के दिलों में ये शक है कारकुनों के, वो शक भी दूर हो जाएगा। अभी तक तो ज़रा मफाहमत की सियासत चल रही थी। खान साहब का ख्याल ये था कि जिस तरीके से नाजायज़ केसेस पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर और जनरल पब्लिक के ऊपर भी हमारे पे अभी तक इवन आफ्टर बिकमिंग MNAs एंड MPs अभी तक फजूल किस्म के केसों के अंदर हमें नामजद कर दिया जाता है, केसों की भरमार बढ़ती से बढ़ती जा रही है। लेकिन अब वो ऐसा बेहिस किस्म का निज़ाम है और हमारे पे भी अब इतने पर्चे दे दिए गए हैं, पब्लिक पे भी इतने दे गए हैं कि मेरा ख्याल है पर्चा किसी पे दे देना अपना मीनिंग ही खो गया है। और इस फैसले से हमें बहुत बड़ी उम्मीद है। इद्दत वाले केस में भी हमें उम्मीद है कि अब कम से कम 2-4 फैसले थोड़े से रियलिस्टिक तरीके से आएँ, जिसको जिस तरह दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है, जिस तरह दुनिया में आते हैं फैसले। अगर वो नहीं आते तो फिर स्ट्रीट मूवमेंट शुरू होगी, जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे, इजाज़त नहीं मिलेगी तो ना मिले, प्रोटेस्ट के लिए तो इजाज़त नहीं होती। सरफराज साहब, सुप्रीम कोर्ट से, अदालतों से फैसले मेरिट पे होंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। आपकी पंजाब के अंदर जो लोग गिरफ़्तार हैं, जो बिलखसूस लाहौर में आपकी क़यादत के बड़े अहम तरीन लोग गिरफ़्तार हैं, उन्होंने बड़ा खुल के गिला किया है कि MNAs, पार्टी क़यादत, इनमें से कोई भी हमें मिलने नहीं आता। जिसके बाद अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मिलने गए, तो क्या उसके लिए भी कोई पाबंदी है? आपका सवाल सर ये है, नहीं, उस पर कोई ममानियत नहीं है, हमें जाना चाहिए था। मेरे ख्याल में हमारे जो गिरफ्तार लीडर्स हैं और जो हमारे कारकुन हैं, उनके लिए हम लोग रोज़ आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन शायद हम में ये कमी रही है कि हम उनको जेलों में मिलने नहीं जा सके। हम तो अभी तक खान साहब को भी, एक्चुअली उसका सिस्टम भी कुछ ऐसा है कि जेलों में जाना और मिलना इज़ नॉट ईजी। हम जाना चाहें भी तो हमें जाने दिया नहीं जाता, तो उसमें कुछ मजबूरी हमारी भी है। लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अपने लीडरान की फ़िक्र नहीं है। रोज़ उनके लिए हम TV पे भी बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, असेंबली में रोज़ आवाज़ उठाते हैं, अपने हलकों के अंदर जब बैठते हैं तब भी कारकुनों को भी मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई हम आगे शायद जलसे जुलूस रैलियाँ करेंगे, क्योंकि जुल्म तो किसी तरफ ख़त्म होने को आ ही नहीं रहा। हाँ ठीक है, हमारी तरफ से भी मैं समझता हूँ कोताही है, हमें अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमारे लीडर्स, मैं नहीं ज़ाती तौर पर गया उनको मिलने, जाना चाहिए। बाकी पर्सनल कैपेसिटी में ये बिल्कुल हो सकता है, हमारा कसूर है। अच्छा अली सरफराज साहब, ये बताइए, इकबाल अफरीदी साहब हैं आपके फाटा से, वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई के मेंबर हैं। उन्होंने आज सजेशन दिया उधर, उन्होंने कहा जी आप KP को अगर पैसे नहीं दे पा रहे, आपके पास पैसा मौजूद नहीं है, तो खान से मुलाकात पे फीकस 10,000 रुपया रख दें, आपके पैसे सारे पूरे हो जाएंगे। ये कह के वो मीटिंग में से चले गए, मीटिंग में तवानाई के ऊपर बात नहीं की। अब ये उस पर वो जो नून लीगी रहनुमा थे, उन्होंने कहा जी ये असम्बली में भी ऐसा ही करते हैं। तो क्या ये भी पार्टी पॉलिसी है कि खान से मुलाकात के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए? नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जी, मुझे नहीं पता इस वाक़या का, मैं कुछ कह नहीं सकता इसमें। लेकिन खैर ये इकबाल अफरीदी साहब का अपना कोई जुमला था जो उन्होंने वहाँ दे दिया, उसका खैर क्या ताल्लुक था तवानाई का। हमारा इतना बड़ा हमारे मुल्क में इशू है, इफ़ आई वॉज देयर इन दैट कमेटी तो 1000 बातें थी करने वाली तवानाई के सेक्टर पे। मुझे नहीं पता अफरीदी साहब ने ऐसी बात क्यों कही, शायद नाराज़गी का इजहार किया होगा, मैं नहीं जानता। अच्छा, सुनने में है कि आज खान साहब को मिलने नहीं दिया जाता, तो उस पर हमारे अक्सर ये बात जी सुनने में है कि खान साहब की जो आज मुलाकात हुई है पार्टी रहनुमाओं से, उसमें एक पार्टी लीडर को आखिरी वार्निंग और उसके बाद
अगर फिर भी बात नहीं आती तो पार्टी से फारिग करने का फ़ैसला भी हाँ साहब ने कहा फिर कर लें आप। क्या ये दुरुस्त है? आप मेरा इशारा समझ गए मैं किस तरफ कर रहा हूँ? मुझे नहीं पता सर। मैं चले शेर अफजल सर पता है इतनी चहमगोइयाँ मीडिया में अब आजकल ना ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल सर, मैं क्योंकि वहाँ नहीं था इसलिए मैं कह नहीं सकता। अब मुझे तो नहीं पता, मेरी तो खान साहब से आज तक मुलाकात नहीं हुई जब से मैं MNA बनाऊँ। ख्वाहिश बहुत है, रोज़ हम अपनी पार्टी के अंदर अब ये बात ज़रूर करते हैं कि बाय रोटेशन आप सारे MNAs को खान साहब से बारी बारी मिलाएं। हमारा भी दिल करता है, वी वांट टू डिस्कस सर्टन थिंग्स विद हिम, लेकिन मेरी तो अभी तक बारी नहीं आई। अब जो वहाँ मौके पर मौजूद थे वो बता सकते हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो क्या ये मेरे ख्याल में पॉलिसी जो है वो तरतीब ज़्यादा बताई जाती है? पॉलिसी तरतीब कौन देता है कि खान से कौन मिलने जा सकता है कौन नहीं? बेशुमार लोग कहते हैं कि हमारा नाम फहरिस्त के अंदर मौजूद होता है लेकिन हज़फ कर दिया जाता है। सर मैं इसके बारे में नहीं, हज़फ नहीं किया जाता। एक्चुअली 6 लोगों को मिलने की इजाज़त होती है हफ्ते में 1 दिन, उसमें 3 लोग तो आपके बाय डिफ़ॉल्ट हर दफ़ा उनकी तो रिपीट विजिट होता है, जिसमें एक तो रऊफ़ हसन साहब हैं, उनका पार्टी के नैरेटिव उन्होंने बनाना होता है, उन्होंने खान साहब से गाइडेंस लेनी होती है। उसके बाद आप चेयरमैन साहब हो गए या आपके लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द पंजाब असेंबली बाय रोटेशन, कभी वो कभी लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द अपोजिशन फ्रॉम द नेशनल असेंबली, वो एक वकील ने लाजमी जाना होता है जिन्होंने केसेस में रिप्रेजेंट करना होता है। 2 या 3 MNAs की जगह बचती है मोस्टली, वो फिर लिस्ट खान साहब के पास जाती है। और जो मुझे बताया गया है, जो हम अपने जब हाउस में हम बात करते हैं तो ये बताया गया कि खान साहब पिक एंड चूज़ करके वो कहते हैं फ़लाँ को भेज दो, फ़लाँ को भेज दो। तो हमें उसमें कोई इतराज़ नहीं। इफ़ खान साहब इज़ डिसाइडिंग कि किसको मिलना है, हम तो खान साहब के कारकुन हैं ही हैं, खान साहब से मिलें ना मिलें ख्वाहिश ज़रूर है। अच्छा 5 अगस्त को आप एक बड़ा भरपूर एहतजाज का फैसला आप लोगों ने किया है, साल पूरा हो जाएगा खान साहब की गिरफ्तारी को 5 अगस्त को। जी बिल्कुल करेंगे, और आप एक साल पूरा हो जाएगा जी खान साहब की ये भी नाजायज़ गिरफ्तारी, नाजायज़, ये भी एहतजाज उसी तरह होगा जिस तरह ये साहब का एहतजाज हो रही है, ये वाकई एहतजाज होगा जी इंशाल्लाह एहतजाज होगा। उस वक्त तक ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया होगा। अल्लाह करे कि यहाँ से भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए और कुछ इंसाफ हो जाए, तो हमारा फोकस भी फिर सिर्फ उस चीज़ के ऊपर होगा। खान साहब की रिहाई से बड़ी तो हमारे लिए चीज़ ही कोई नहीं है जी। और अभी तक भी ये जो इस्लामाबाद का जलसा भी जो पोस्टपोन हुआ था, वो खान साहब का मैसेज चलाया गया था। खान साहब शायद चाहते थे कि जी हम कानून के दायरे में, जिस तरह 9 मई का एक मफरूज़ा हमारे पे मुसल्लत किया गया था, एक बात है, हम तो नहीं मानते कि 9 मई को ऐसा कुछ हुआ था, बट ठीक है, जो जिन्होंने अगर कोई कसूर किया तो उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। हज़ारों के हिसाब से कारकुनों को, पार्टी के लीडर्स को पकड़ के रगड़ दिया गया उसके चक्कर में। तो हमें ये डर था कि शायद कोई नया 9 मई कराने की पोजीशन की कोशिश ना करे। खान साहब को भी शायद यही ख्याल होगा, तो उन्होंने कहा होगा एज़ लॉन्ग एज़ यू कैन गेट अ परमिशन, तो वो बेहतर है। परमिशन हालांकि हमें दी गई थी और वो लास्ट मोमेंट पे चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने उसको विड्रॉ कर लिया। और उसके बाद जो हमें पता लगा कि जो खबर चल रही थी वो यही थी कि जी आंसू गैस के शेल और वो बंदूकें शूकें सीधी करके आगे खड़े थे। हालांकि इट वाज जस्ट गोइंग टू बी अ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, लेकिन उसकी इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन अब ऑब्वियसली कब तक होगा इस तरह? अगर आप अब अगर आप इजाज़तें दे के भी जब सारी तैयारी हो, आधे कारकुन रास्ते में हों, तो उनको पता लगे कि जी लास्ट मोमेंट पे, और हुकूमत इतना डरती क्यों है मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि बड़ी अनपॉपुलर गवर्नमेंट है। अगर ये PTI का या जनरल पब्लिक के एहतजाज से नहीं डरते, अब इस्लामाबाद में तरनौल में, अगर इस्लामाबाद से बाहर है तरनौल, वहाँ पे अगर एक जलसा हो जाता तो क्या हर्ज था उसमें? व्हाट आर दे सो अफ्रेड ऑफ? तो ये इस बात से ही ये पता लगता है कि PTI इज ए वेरी वेरी स्ट्रांग पार्टी। वो तो आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उसके ऊपर बात उठाई है। उन्होंने कहा कि 40-50 हज़ार बंदा आ जाता, तकरीरें होती, क्या हो जाना था। तो जिसपे वो एक्टिंग जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने कहा जी कि हमें सिस्टम के मुताबिक चलना पड़ता है। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मैं भी उसी सिस्टम से ही होके यहाँ पे आगे बैठा हूँ, विलायत से थोड़ी आया हूँ। 15 जुलाई तक उसकी समाअत मुलतवी, अब देखें कि फैसला उसमें क्या होता है। एक आखिरी सवाल अली सरफराज साहब, अगर देखें तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया था कि वो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट को आगे बढ़ाएगी, लेकिन आपके जलसों की अगर आपको इजाज़त नहीं मिली तो उधर भी कोई हलचल देखने में नहीं आई। तो क्या उनके साथ जो टाई थी वो टूट चुकी है या उसको हिफ्ज़े मा तकद्दुम अभी कुछ अरसे के लिए तवक्कुफ में रखा हुआ है? मेरे ख्याल में कुछ अरसे के लिए आप कह सकते हैं कि तवक्कुफ में रखा हुआ है। सिर्फ हम सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं कि चीज़ें किस तरफ को जाती हैं। टाई नहीं टूटा हुआ। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आइन पसंद जमात है, हमारा तो नाम ही तहरीक इंसाफ है। तो आइन की पासदारी और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की तो हमें बड़ी फ़िक्र है।
चले, उम्मीद करते हैं कि आईन ही बचा नहीं है इस मुल्क में। आइन बचा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि बचा रहे कुछ जो मुल्क के मफाद में और आवाम के मफाद में हो। बहुत शुक्रिया मियां अली सरफराज साहब इसमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा शेविराज। ब्रेक के बाद खुशामदी राना साहब, आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि हुकूमत इनसे चल नहीं रही और हम हुकूमत गिराना भी जाना भी जानते हैं और हुकूमत बनाना भी जानते हैं, और जो कल मैं कर रहा था आज वो जेल के अंदर है। यानी उससे ये भी तासुर मिलता है वो पीटीआई की तरफ भी नहीं है, वो इनकी तरफ भी नहीं है। जरदारी साहब हैं किसकी तरफ? क्योंकि हुकूमत नहीं चल रही, ये तो वाज़ेह बयान है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ऐलान कुछ करते हैं और दूसरी तरफ बिजली की कीमतों के हवाले से ऐलान कुछ और हो जाता है। या सर एक बात ध्यान में रखिए, जरदारी साहब ने ऐलान किया जो चाहिए था वो मिल जाएगा। आप मेरा इशारा समझ गए ना, जो चाहिए था वो मिल जाएगा। ना जरदारी साहब नून लीग को छोड़ेंगे, ना नून लीग जरदारी साहब को छोड़ेगी। ये दोनों इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहेंगे, इसके अलावा इनका सरवाइव है नहीं। अवामी सतह पर जितनी बदनामी मुस्लिम लीग नून की हो रही है वही बदनामी इन केस से भी आ रही है। एक बात आप ज़हन नशीन कर लें अच्छे तरीके से, और आज ये मैं चैलेंज से बात कह रहा हूँ, इस मौजूदा सियासी हालात में, इस मौजूदा सियासी तमाम मामलात में इन दोनों सियासी जमातों ने अपना सियासी मुस्तकबिल तबाह करके रख दिया। महंगाई की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से, टैक्सों की वजह से, मुल्क के अंदर दीगर मामलात की वजह से। रोटी आज मिलना बंद हो गया, आटा ही नहीं मिला, तंदूर ही नहीं घुल रहे। फ्लोर मिल्स की हड़ताल एक अलग चीज़ थी। दूध महंगा हो गया। कोई एक चीज़ मुझे बताए जो सस्ती हो गई। आपके लीडर, इस मुल्क के कायद जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा जी 200 यूनिट वाले को इतनी बिजली ये होगा। पहली बात तो यह है कि आपने खुद एक रूल बना दिया जिसका 201 हो गया। यासर साहब जी, वो 3 महीने तो ही रहना ना, 3 या 5 माह सर, 6 माह 6 माह। तो आप किसको करेंगे? आप किसको रहा? उसके बाद आज आपने 7 रुपये कुछ पैसे बिजली का उसका बिजली का रेट बढ़ा दिया। ये बिजली का रेट नहीं है, आप बिजली के बिल नहीं दे रहे, हम बत्ता दे रहे हैं। बत्ता, इस हुकूमत को बत्ता दे रहे हैं, ये हमसे बत्ता वसूल करते हैं। ये जो बिजली का बिल होता है ना, ये बिजली का बिल नहीं आता, ये बत्ते की पर्ची आती है जिसमें आपको वो जो लिखते हैं, आप में हम में जुर्रत नहीं है कि हम उसको इनकार कर सके। हम में जुर्रत नहीं है कि हम ये कह सके जनाब ये इसको आप बत्ते की पर्ची पे कभी किसी ने कहा कि जनाब 50 रुपये का डाल लो, हुआ है कभी? ये बत्ते की पर्ची है, ये बत्ता है जो आपसे, मुझसे, इस कौम से वसूल किया जा रहा है, जिस कौम के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वसूल किया जा रहा है, मजदूर से वसूल किया जा रहा है। मैं आज एक बड़े आपके मेरे चाहने वाले हैं, बड़े अच्छे दोस्त, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं उनके घर गया, उन्होंने मुझे अपना बिल दिखाया। उसने कहा यार ज़रा मेरे घर का पूरा विजिट तो करो। मैंने कहा मुझे पता है, मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा यार 1,56,000 बिल आ गया, मुझे बताओ मैं अंदर लूमा लाइया ने, मैं अंदर की फैक्ट्री बनाई है। तो उसने बताया उसने ये मेरी हमारी गली में जो चौकीदार है ना, सब यहाँ पे 20 घर है, 20 के 20 घर 1,000 रुपये देते तो उसे 20,000 बनता था। तो कल शाम को उसके चेहरे पे उदासी थी। हमने पूछा तो उसने कहा जी 20,000 इकट्ठा करता हूँ और ये 24,000 बिल आ गया है। तो पता उसने आगे से क्या किया? उसने कहा जी सारा दिन में जब रात को हम घर जाते हैं, यहाँ से ड्यूटी करके सुबह जब घर जाता हूँ तो उस वक्त पंखा 2 घंटे सोने के लिए चलाता हूँ, 2 घंटे जब सो जाता हूँ तो बीवी से कहा पंखा बंद कर दे। और रात को बच्चे, एक बल्ब जलता है, एक पंखा स्टैंड वाला है, लाइन से में बच्चे लेटते हैं ताकि सबको हवा लगे। कहते ये है हमारा टोटल, ना एयर कूलर है। उनका कपड़े इस्त्री करना तो सोच भी नहीं है, फ्रिज हमारे घर में है नहीं है, बर्फ़ बाजार से लेके इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह चल रहा है। और उस बंदे का बिल क्या है? बिल नहीं है, ये बत्ता है, ये बत्ते की पर्ची है। और इस बत्ते की पर्ची में हर रोज़ इजाफा हो रहा है। जिस तरह ये हम कहते थे ना फलां गुंडे ने बत्ते की पर्ची भेजी, भाई अब तो बत्ते की पर्ची कौन भेज रहा है? किसको नहीं पता, किसको नहीं पता। आइए जाइए जाके इस बत्ते की पर्ची को वहां पे देना जहां पे बिजली चोरी हो रही है, वहां पे जाके दें
जहां पर लोग 1 रुपया नहीं आपको देते और आप जुर्रत नहीं करते उस इलाके में दाखिल होने की, आप जुर्रत नहीं करते उस इलाके में जाके किसी के घर के बिजली कुंडा जो है उसे उतारने की, और हमें आप बत्ते की पर्ची बेचते हैं, बड़े मान से पर्ची बेचते हैं, बड़े फख्र से बेचते हैं, और हम इंतहाई बुज़दिलों की तरह जाके बत्ता दे देते हैं, अपने बच्चों के मुंह से रिज़्क छीन कर, अपने घर की चीजें बेचकर, अपना मुस्तकबिल जो है उसके लिए बची बचाई चीजें जो है उसे फरोख्त करके हम जाके जनाब जाते हैं, उन्हें जाके उनके आगे पेश कर देते हैं कि ये ले जनाब, ये ले लें, ये बत्ते के पैसे जनाब हम आपको देने आए हैं। फिर लाइन में लगते हैं, फिर लाइन में लग के देते हैं, और जब बत्ता पूरा नहीं होता तो फिर तल्ले मिन्नतें करते हैं, कुछ पैसे रिश्वत में देते हैं, फिर उस बत्ते की किस्तें करवाते हैं। ये होता है। हमारे पास पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की तरह ताकत नहीं है ना, हमारी तरह धमकी नहीं है भैया। हम धमकी, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। हम बुज़दिल हो गए। हमें हुक्मरानों से पूछना नहीं आता। मैं नहीं कहता आप दरवाजे तोड़ दें, मैं नहीं कहता आप आग लगा दें, बिल्कुल इसके हम खिलाफ है। अदालतों के दरवाजे तो खटखटाएं, कानून का रास्ता तो अपनाएं, लें, उनसे जाके कहें कि आए भाई, ये तो पता करें किस जगह कौन क्या कर रहा है, सब कुछ लेकर आए, तो फिर मज़ा आता है ना यासर साहब। ये तो आपने हम बत्ता देते जा रहे हैं, वो बत्ता लेते जा रहे हैं, लेते जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा कि जनाब सस्ती बिजली भी हो जाएगी और हम गरीबों को राहत दे रहे हैं। ये जो बिजली की कीमत बढ़ गई है, ये अचानक समात, नेपरा और उसके बाद मंजूरी पूरे मुल्क में लागू, पहले आया सुबह कमर्शियल, अब आ गया घरेलू भी, बड़े सार्फिन के लिए, घरेलू बड़े सार्फिन के लिए। जो बड़े सार्फिन, मुझे एक बात बताएं, वो 50 यूनिट तक नहीं, ऐसा नहीं होगा सर। और केले का 50 यूनिट चल रहे हैं सर। घरेलू सार्फिन के अलावा ये ज़रई शोबे पे भी लगाई गई। और भाई ज़री शोबे पे टैक्स भी लगाया गया। आप ये कहते हैं किसान मार दो, अवाम मार दो, चूंदा। मैंने तो आज देखा ना, वो उसने कहा एक मशीन ले रहे हैं 50,000 पासपोर्ट 1 घंटे में। लें, यही ज़रूरत है इस वक्त की, क्योंकि लोग जाना चाहते हैं बाहर, लोग जाना चाहते हैं। आपकी पॉलिसियों से तंग आकर, यहां पर इतने ज्यादा टैक्सेस से तंग आकर, आपने कभी सोचे? आज फैसला करे ना कभी ना कि हर वजीर सरकारी गाड़ी नहीं, जाती गाड़ी इस्तेमाल करेगा, जाती गाड़ी इस्तेमाल करेगा। कोई एमपीए, कोई सीएमएनए को कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, किसी के लिए पेट्रोल के पैसे नहीं होंगे, टीएडीए कुछ भी नहीं होगा। करे ना, क्यों नहीं करते भाई? आप लिखते हैं अवामी खिदमतगार, अवाम के खादम, आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हैं। तो ले भाई, खुले हैं दरवाजे तो अपने घर के दरवाजे खोलें, और साढ़े घरां दे दरवाजे नु ताले तो ना लवाओ। यासर साहब, ये आलम हो चुका है। बत्ता दे रहे हैं, आप भी बत्ता दे रहे हैं, दे के आए ना बत्ता जी, दिया। हाँ बस, मैंने भी दे दिया, आपने भी दे दिया। इस कौम 25 करोड़ में से 23 करोड़ ने तो दे दिया होगा बत्ता, 20 करोड़ ने दे दिया होगा, बाकी जिसने नहीं दिया उनसे इनकी जरूरत नहीं पड़ती, तो देते जाएंगे बत्ता। इसलिए कि हम कहीं जाग ना जाएं, इसलिए कि हुक्मरानों ने सुख की बांसुरी बजा रहे हैं, हमारे लीडर भी सुख की बांसुरी बजा रहे हैं। यहाँ पर करारदाद पेश होती है तन्हाई बढ़ाने के हवाले से, तो ना उस पर पीटीआई बोलती है, ना उस पर जमात इस्लामी बोलती है, ना उस पर जमीयत उलमा इस्लाम बोलती है, ना उस पर कोई और बोलता है, सब उसमें यकसबार होते हैं। अगर कोई चीज़ जो सबसे ज़्यादा तकलीफ थी इस चीज़ ने दी, और चले पीटीआई को तो बोलना चाहिए था ना यासर साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बोलना चाहिए था ना, अपना फ़ायदा सबको मंजूर, अवाम जावे टट्टे गूंज। यार मुहर्रम के दिन है, आप अपने तौर पे वो अपने ही मामलात से बाहर नहीं निकल रहे। यानी आपने जो मियाँ अली सरफराज से वो सवाल भी किया था, वो जवाब जमा कराने पे इमरान खान साहब ने उनकी रुकनीत मुअत्तल करने की हिदायत कर दी हुई है, शेर अफजल खान मरवत की। क्या ये फैसला जो है ये इनकी तवज्जो किसी और जाने मबजूल करवाएगा एक दूसरे से हटा के? आप 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा। मैंने इस प्रोग्राम में कहा था बहुत सी तब्दीलियाँ होंगी। मैंने कहा था आप देखते जाएं अब होगा क्या। खान बड़े फैसले कर चुके हैं। अब जो लोग खुद बहुत बेचना चाहते हैं ना, जो हलल पैदा करना चाहते हैं इस जमात के अंदर, मेरा ख्याल है उनमें से अब शांतियाँ शुरू होने लगी।
और बड़े पैमाने पे छांटियाँ शुरू होने लगी हैं। और ये ऐसी छांटियाँ होंगी जिससे तंजीम बन जाएगी। और ज़हन में रखिएगा, हमेशा तंजीम बनती भी उस वक्त है जिस वक्त अपोजिशन में होती है। हुकूमतों में तंजीमें नहीं बनती, हुकूमतों में मुफाद परस्तों के टोले बनते हैं। हुकूमतों में अवाम की खिदमत की बजाय ज़ाती मफादात लेने वाले इकट्ठे हो जाते हैं। हुकूमतों में कभी भी सियासी जमातें अरूज नहीं हासिल करती, बल्कि सियासी जमातों का जवाल होता है। हकीकत में आप देख लें, इक़्तिदार है ना, क्या कोई मुस्लिम लीग नून आज जितना अरसा हो गया है कोई अवामी जलसा कर सकी इलेक्शन के बाद? एक अवामी जलसा बता दें मुझे। नहीं। पीपल्स पार्टी नहीं। वो लियारी में करते हैं ना, जो वो नहीं मैं कह रहा, आए ना करें इधर। अब मुझे खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, एक एमएनए ने कहा कि हम अपने डेरों पे नहीं बैठ सकते। क्या करें? लोग बिल लेके आ जाते हैं, दुकानदार आवाजें कसते हैं, लोग कहते हैं क्या वादा किया था हमसे, क्या आपने कहा था, ये कहां से दें हम बिल? क्या बच्चों को ज़िबा करें? क्या करें? मैं ज़िबा छुरी वाला नहीं कह रहा, उनका रिज़्क जो है, उनकी रोटी जो है वो बिल में दे दें। मुझे इस पाकिस्तान में ना 5 लोग दिखा दीजिएगा, यासर साहब हुकूमत भी सुन ले, 5 लोग जो इतने खुशहाल हों, जो कह सकें कि जनाब इस सारे हालात के बावजूद भी, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आम आवाम है, कि हम बड़े खुशहाल हैं, हम बड़े ठीक हैं। तो बच्चों मैं समझूंगा बड़ी बात है। 5 करोड़ में से 5 लोग कह रहा हूं मैं, वो उनको नहीं कह रहा जिनको हमारा सारा कुछ जाता है, उनको कह रहा हूं जो वाकई आम आवाम में होते हैं। ये तो ऐसे ही है यासर साहब। अब आप मैं तो कह रहा हूँ इंतज़ार करें थोड़ा, 10 मुहर्रम गुजरने दें, और 10 मुहर्रम के बाद सर आप तमाशा देखिएगा कि तमाशा लगता कैसा है, और तमाशा लगता कैसा है, और तमाशा किसका लगता है। 10 मुहर्रम के बाद जब आपने ये बात की कि सबको अपनी पड़ी हुई है, क्या ख़बरें हैं, क्या इत्तलात हैं कि कब तक ये सियासी जमातें जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखती हैं ये इस बात पे माइल हो जाएंगी कि अवाम के साथ तहरीक चलाना ही जो है वो मकसद रह जाएगा? 5 अगस्त से तहरीक इंसाफ भरपूर तहरीक शुरू कर देगी। बस मैं आपको ये बता दूँ, 5 अगस्त से पहले थोड़ा सा टेलर चलेगा, लेकिन 5 अगस्त से भरपूर तहरीक शुरू हो जाएगी। लेकिन 5 अगस्त से पहले तो और बहुत से बिल्स आ चुके होंगे। 101 बिल आ चुके हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस मुल्क में बिल आते भी हैं और बिल ख़त्म भी हो जाते हैं। नहीं, मैं तो बिजली के बिलों की बात, बिजली के बिल इसी का, ये जो बिजली का बिल आने ना 5 से पहले, तो आप देखिएगा ना किस में क्या मिक्स होता है। अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं, जमात इस्लामी को पता था कि मुहर्रम आ रहे हैं, ठीक है ना, डेट भी मुहर्रम के मुताबिक रखी हुई ना उन्होंने, अचानक उन्होंने डेट चेंज कर दिया। आगे डेट चेंज तो नहीं करेंगे? आपके पास क्या इतला है? दूसरों से नसीहतें हासिल कर रहे हैं और सबक हासिल किए जा रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त नहीं, मुझे बता दो, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ये बता तो दें, सब प्रोग्राम का जमात इस्लामी किसके साथ है? ये मुझे अगले प्रोग्राम में आपने ना, आपका चूंकि एक तल्लक वास्ता है, अच्छा तल्लक वास्ता है, चले इसके ऊपर पूछ के ना बताइएगा कि वो किसके कहने पे फैसला करते हैं। और फैसला मैं तो हाफिज़ नईम साहब के आने पे कह रहा था कि अब तो कमाल हो गया, लेकिन मुझे मुहर्रम का अदब तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अदादो शुमार तो वक्त से पहले पता होते हैं। अदादो शुमार वक्त से पहले पता होते हैं, जाहिर बात है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।